नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, हमने जो हमारी लास्ट क्लास हुई है सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की, इसमें मानसिंह ऑफ आमेर तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो है राव चंद्रसेन, जो कि कहाँ का शासक है? मारवाड़ का। तो ये है, फिर ये बाद में आपके राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित ये दो और रहेंगे, राज सिंह और राय सिंह। तो अब हम चंद्रसेन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, चंद्रसेन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें बता दूं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो जिंदगी में पहली बार राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं। और मेरे लिए तो हर विद्यार्थी यूं है कि जैसे वो पहली बार ही वो पढ़ रहा है, मुझे उसको शुरू से समझाना है। तो अब थोड़ा सा बेस आपको देखने की आवश्यकता है, हालांकि ज्यादा कोई पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके टॉपिक जो है वो सिर्फ राव चंद्रसेन है। राव चंद्रसेन कब से कब तक है? 1562 से लेके और 1581 तक, तो ये समय है। हालांकि मैं आपको जैसे अभी बताऊंगा, वैसे देखा जाए तो मुश्किल से 2 साल ही जोधपुर पे रहता है। कहां का शासक था ये? मारवाड़ का। और चंद्रसेन का जो नाम है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अकबर की कभी भी चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए हम चंद्रसेन को पढ़ते हैं। संघर्ष जो है उसके कारण हम चंद्रसेन को याद रखते हैं। अब आप समय देखेगा, चंद्रसेन का समय क्या है? 1562 से लेकर 1581 तक। और महाराणा प्रताप का क्या समय था? आपको याद होगा, 1572 से लेकर के 1597 तक। यानी चंद्रसेन पहले आया है, इसीलिए प्रताप का अग्रगामी अग्रगामी और पथ प्रदर्शक किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। तो अब ये मारवाड़ का शासक था। मारवाड़ के शासकों के बारे में अगर बात करें तो ये जैसे अलग अलग उत्पत्तियां हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर राठौड़ों की 3 शाखाएं थी। आप थोड़ा सा पहले बेसिक चीजों को देख लीजिएगा कि राठौड़ कहां कहां थे, क्योंकि हमें बीकानेर के राय सिंह के बारे में भी पढ़ना है। ये बीकानेर, हमें बीकानेर के शासक के बारे में है राय सिंह, तो राय सिंह के बारे में भी हम पढ़ेंगे। राठौड़ों की जो सबसे पहली शाखा राजस्थान के अंदर होती है वो है मारवाड़ में। और मारवाड़ में केवल आज का जोधपुर ही नहीं है, ये इधर का जैसलमेर साइड का ये वाला भी हिस्सा, ये बाड़मेर कार, ये पालीकार, इस तरह से ये जो संपूर्ण हिस्सा होता था, इस संपूर्ण हिस्से को हम कहते थे मारवाड़। और जो राव जोधा भविष्य में आता है, कौन है वो? ही किसका बेटा? रणमल का बेटा। राणा कुंभा ने जिसको मारा था रणमल को, तो उसका बेटा जोधा जो है वो 1459 में स्थापना करेगा जोधपुर की। तो उससे पहले इनकी राजधानी मंडोर थी, फिर जोधपुर हो जाएगी 1459 के बाद से, और फिर इनकी राजधानी जोधपुर ही रही। तो राजस्थान के अंदर राठौड़ों की जो पहली शाखा है वो यहां आती है मारवाड़ में। तो जोधपुर के अंदर इनकी शाखा होती है पहली। आसपास इनकी कई, जैसे ऐसा नहीं कि पहले मंडोर ही इनकी राजधानी थी, आसपास इधर उधर कई जगह। अब वो आपकी चीजें नहीं है, थोड़ा सा मोटे मोटे रूप में देख लो। इसके बाद में जोधा का बेटा आएगा बीका। तो वो बीका की, कभी वो एक बार वो दरबार में बैठा होता है बीका अपने चाचा के साथ, और जोधा उस पे एक यूं ही व्यंग्य कर देता है कि चाचा भतीजा बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई नई रियासत की स्थापना करने जा रहे हों। वो बात बीका के दिल पे लगी। बीका जैसे राजकुमार इतिहास में बहुत ही कम हुए हैं जिन्होंने इस चीज को, कभी किसी ने अगर उनको कोई चैलेंज किया तो उन्होंने अलग से पूरी रियासत ही बना ली। तो यहां से बीका जो है दरबार से जाता है, और बाद में बीकानेर जो है वहां बीका, उसी बीका के नाम से ही, और वहां अपनी नई रियासत की स्थापना करेगा। तो इसके बाद में एक और रियासत है, आज का जो अजमेर है। यहां अजमेर में एक जगह पड़ती है किशनगढ़। तो तीसरी राठौड़ों की जो शाखा है वो होती है किशनगढ़ में। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर राठौड़ों की 3 शाखाएं थी, एक मारवाड़ में, दूसरी बीकानेर में, और तीसरी थी किशनगढ़ में। सबसे पहली तो यही थी मारवाड़ वाली। अब ये राठौड़ आए कहां से थे? तो जैसे नैणसी जो इतिहासकार है, नैणसी ये कहता है कि ये कन्नौज जो है यूपी में, वहां का जो जयचंद गढ़वाल था, वही पृथ्वीराज चौहान के समय वाला,
किसका पापा? संयोगिता का पापा। कौन? जयचंद गढ़वाल। तो नैणसी ये कहता है कि उसी जयचंद गढ़वाल के वंशज हैं यहां के राठौड़। और ओझा जो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वो कहते हैं कि ये यूपी में जो बदायूं स्थान है वहां से ये आते हैं। तो अलग अलग जो है, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो दक्षिण के राष्ट्रकूट थे उन्हीं से ये आए, और राष्ट्रकूट ही अपभ्रंश होकर के बाद में भविष्य में राठौड़ कहलाया। तो अलग अलग बातें हैं। मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो मत माना जाता है वो नैणसी का माना जाता है कि ये उसी जयचंद गढ़वाल के वंशज हैं। तो और मुख्य रूप से जयचंद गढ़वाल के वंशज में कौन माना जाता है? जयचंद गढ़वाल का जो पौत्र था, पोता, कौन? राव सिंहा। तो कहते हैं कि बाद में जैसे मान लीजिए वो पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था, फिर मोहम्मद गोरी का जयचंद गढ़वाल के साथ में हुआ था। पहले मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से किया, जीत गया वो मोहम्मद गोरी। फिर बाद में जयचंद गढ़वाल के साथ में भी होता है, और यहां ये खत्म हो जाते हैं गढ़वाल वगैरह। तो फिर उसका जो पोता था सिया, ये इधर उधर भटकते हुए कहीं आया, और फिर ये यहां मारवाड़ में आके और इसने अपनी कहीं स्थापना करता है। तो मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष कौन माना जाता है? राव सिंहा माना जाता है। 13वीं शताब्दी के आसपास का जो है वो लगभग समय माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में ये आया था। हालांकि सिया का आपसे टाइम नहीं पूछेगा, फिर भी लगभग 1240 से लेकर के 1273 ईस्वी का समय जो है वो राव सिंहा का माना जाता है। तो थोड़ा सा आप ये चीज ध्यान में रख लेना कि इनका मूल पुरुष, आदि पुरुष, प्रथम पुरुष, ये कौन माना जाता है? राव सिंहा। अब इसके बाद में प्रतापी शासकों की बात करें। शासक तो कई हुए हैं, लेकिन पहला जो प्रतापी शासक माना जाता है वो माना जाता है यहां चुंडा। वही चुंडा जिसका इतिहास मैंने आपको यहां से बताया भी था कि इस चुंडा का बेटा होता है रणमल। तो ये चुंडा अपने बाद रणमल को घोषित करने की बजाय अपना दूसरा जो बेटा होता है कान्हा, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। तो यही वो चुंडा, और ये यहां का पहला प्रतापी शासक माना जाता है मारवाड़ का। और मंडोर जो है वो चुंडा को दहेज में मिला था। उससे पहले इधर उधर ये भटक रहे थे, इनकी कोई बड़ी राजधानी नहीं थी, आसपास के छोटे छोटे गांव में कोई राजधानी बना रहे थे ये, लेकिन यहां एक मंडोर के रूप में इनको बसा बसाया हुआ एक राजधानी प्राप्त होती है। तो अब चुंडा हो गया। चुंडा के बाद में जैसे इसका बेटा था कान्हा, उसने एक बार घोषित कर दिया, लेकिन चूंकि जो इसका बेटा था रणमल वो इधर चला गया, इधर मेवाड़ की तरफ। इनके सहयोग से वो यहां अधिकार कर लेता है वापस। ये चुंडा के मरने के बाद में रणमल वापस आ गया, इसने यहां अधिकार कर लिया। रणमल के बाद में रणमल का बेटा बनेगा जोधा। जोधा भी आ गया। कब से कब तक रहा है जोधा का कार्यकाल आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी बता दूं 1438 ईस्वी में बनेगा। मैंने आपको सारी कहानी बता दी थी। और 38 से लेकर के ये रहेगा 1489 तक, यानी 1489। तो ये वाला पॉइंट आपके क्लियर हो गया। मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट अभी बता रहा हूं कि क्या क्या है। अब इसके बाद में कईयों का नाम आएगा, इसी में से एक जैसे आता है राव गांगा आएगा। गांगा के बाद में आएगा मालदेव। यह मालदेव वही शासक है जो राणा सांगा की सहायता करने के लिए यहां से सेना लेकर के गया था। उस समय शासक कौन था मारवाड़ का? राव गांगा। तो गांगा ने अपने बेटे को भेजा था, किसको? मालदेव को। भाई जो राव गांगा का टाइम पीरियड लगभग 1515 से 31 तक माना जाता है, 31 तक। खानवा का युद्ध 27 में हुआ था। तो उस वक्त कौन हो गया मारवाड़ का शासक? राव गांगा ही था। तो इसने मालदेव को सहायता लेकर के भेजा था। लेकर के कौन गया था सेना? मालदेव। उसके बाद में मालदेव गद्दी पर बैठेगा। मालदेव गद्दी पर कब बैठता है? ये 31 में मरा है, तो वही लगभग लास्ट का सा समय माना जाता है। तो 31-32 का समय मान लीजिए आप, लगभग 1531 के आसपास का समय। अब चूंकि मालदेव के लिए यह कहा जाता है कि इसने अपने पिता की हत्या की थी, तो मारवाड़ का जो पितर हंता है, एक तो मालदेव को भी माना जाता है, और एक चूंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, अजीत सिंह का बेटा था बख्त सिंह, उसने भी अपने पिता अजीत सिंह को मार दिया था। तो मारवाड़ के अंदर ऐसे करके दो पितर हंता माने जाते हैं ये। तो कहते हैं कि मालदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, और बाद में यहां से इसको लगा कि पता नहीं क्या विरोध वगैरह हो जाएगा, तो पाली के अंदर जगह पड़ती है सोजत, वहां चला जाता है और वहां जाकर के अपना राज्यभिषेक वगैरह करवाता है ये। तो राज्यभिषेक मालदेव का पाली में होता है, सोजत में। ये सब इन्हीं के अंडर में था मारवाड़ में। फिर जैसे जैसे इसको माहौल सही लगता है, ये धीरे धीरे आके देखता था। मालदेव तो बहुत एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके है ही नहीं मालदेव। अब मालदेव
के बाद में आपको जानना है। मालदेव मैंने आपको बता दिया कि मालदेव की मृत्यु हो जाएगी 1562 में। मालदेव के और 1562 में इसकी मृत्यु है, और 1562 ही राजपुताना का एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, जिसने पूरे राजपुताना की स्थिति को ही बदल के रख दिया, राजनीतिक और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को ही। वो 1562 का काल था जयपुर यानी आमेर के शासकों के द्वारा मुगलों के साथ यानी अकबर के साथ जो है उनकी अधीनता स्वीकार करना और वैवाहिक रिश्ते स्थापित करना। तो ये 1562 का वो समय है। मालदेव की मृत्यु हो गई। मालदेव की मृत्यु होने के बाद में अब देखिए, मालदेव के कई पुत्रों के नाम आते हैं। उसमें एक इसका सबसे बड़ा बेटा था राम, मालदेव का राम सिंह, और इसके अलावा एक था उदय सिंह। ये उदय सिंह वही है जिसको मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा मोटा सा था। कहते हैं कि एक बार उदय सिंह नीचे कोई चीज गिर गई, वो नीचे उठाने के लिए झुका तो इसे झुका नहीं, क्या पेट आगे आ गया इसका। तो अकबर ने, अब मैंने तो आपको बताया था अकबर मजाक बहुत करता था, बहुत मजाक करता था। तो अकबर ने उदय सिंह को कह रहा, क्या रे उदय सिंह, तेरे से तो मुड़ा ही नहीं जा रहा है, तेरा पेट बीच में आ रहा है, मोटा है तू तो। मैं तेरे को कह रहा था राजा उदय सिंह का काय का राजा है, तू तो मोटा राजा उदय सिंह है। ऐसे करके वो यूं नाम चल पड़ा। जैसे औरंगजेब के समय भी एक घटनाक्रम आता है कि ये जो सवाई जयसिंह था, तो दरअसल उसका नाम सवाई जयसिंह, उसका नाम जयसिंह नहीं था, उसका नाम था विजय सिंह, और उसके छोटे भाई का नाम था जयसिंह। तो औरंगजेब के सामने भी वो दोनों बच्चे आते हैं और औरंगजेब यूं ही बातों बातों मजाक मजाक में कुछ इधर उधर पूछता है और वो नाम बदल के रख देता है। तो उनके नाम औरंगजेब ने आपस में चेंज कर दिए थे, सवाई जयसिंह यानी जयसिंह द्वितीय का। पहले उसका नाम था, जब बच्चा था तब उसका नाम विजय सिंह था, नाम उसका जय सिंह किया था औरंगजेब, सवाई जय सिंह, सवाई की उपाधि दी थी उसने। तो ऐसे करके कई बार नाम इतिहास में हो जाते हैं। और इसके अलावा बेटा कौन था इसका, चंद्रसेन। और एक रायमल और आता है। तो ऐसे करके इसके इन जो मेन मेन बेटों के नाम आते हैं। ऐसा कहते हैं कि मालदेव जो है उसने अपने बाद उसने, अब चूंकि मालदेव बहुत प्रतापी शासक है, मैं अभी चूंकि आपके सिलेबस में है नहीं यहां पे, वरना मालदेव पूरा आपको पढ़ाता बड़ा दमदार, लेकिन अब आपके सिलेबस में है नहीं। मालदेव का एक विशाल साम्राज्य मान लीजिए आप, और मालदेव को यह था कि मेरे बाद मेरी गद्दी को संभालेगा कौन। तो जो उसका सबसे बड़ा बेटा राम सिंह है उसमें उसको योग्यता नजर नहीं आई, उदय सिंह में नहीं आई। चंद्रसेन जो था इसके अंदर इसको योग्यता नजर आती है कि मेरे बाद में चंद्रसेन के अंदर वो है स्वभाव में प्रवृत्ति कि ये किसी भी का भी मुकाबला कर सकेगा, सबसे योग्य बेटा नजर आता है। और मालदेव अपने जीवित रहते ही यहां जो चंद्रसेन है उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये चंद्रसेन जो है वो मालदेव का छठा नंबर का पुत्र था, मतलब इसके कई और भी होंगे, कई संतानें तो खूब थी, उसमें 6 नंबर आता था चंद्रसेन का। लेकिन इसने चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था अपने जीवित रहते हुए। अब यही जो, और मैंने आपको यह बताया था कि हिंदू राजपूतों में, हिंदू शासकों में एक नियम था सीधा का सीधा कि पिता के मरने के बाद जो सबसे बड़ा बेटा था वही आगे गद्दी पर बैठता था। और मालदेव ने किसको घोषित कर दिया था, अपने बेटे चंद्रसेन को। अब जब चंद्रसेन को घोषित किया है तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसके बेटों में विवाद होगा। और सबसे बड़ी समस्या अब यहां पर आ चुका है अकबर। वो इनमें आपस में सुलझाना, जो एक जो एक क्या कहते हैं समस्या को सुलझाना, तो वो होने ही नहीं देगा अकबर। आप देखिएगा किस किस तरह से वो उसको हस्तक्षेप का यहां मौका मिलेगा। तो हम टॉपिक पढ़ते हैं राव चंद्रसेन। कब से कब तक रहता है, 1562 से लेकर के 1581 तक। ये सन घोट लेना आप, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां ये मैं बना देता हूं मारवाड़, और इधर है अकबर, आगरा में मान लीजिए, इधर आगरा इधर है इस तरफ। अब जिस समय मालदेव की मृत्यु हुई और 1562 ईस्वी के अंदर चंद्रसेन गद्दी पर बैठ गया, तो इसके जैसे बड़े भाई रहे उनको क्या मिली हुई थी, अलग अलग जागीरें मिली हुई थी। ये आसपास के जैसे रायमल को शिवाना मिला हुआ था, उदय सिंह जो था उसको मिला हुआ था फलोदी, राम सिंह था उसको मिला हुआ था गुंदोज।
अब आपके नहीं काम की चीजें इतनी, लेकिन ये जैसे अलग अलग सब मिला हुआ था। तो अब जो भड़काने वाले लोग थे, उन्होंने इसके भाइयों को और भड़का दिया, और आपस में इनमें झगड़ा करवा दिया कि यार तेरा बेटा, अब जो राम सिंह है उसको भी भड़का दिया, सबसे बड़े बेटे को उदय सिंह को भी भड़का दिया, सबको भड़का दिया आपस में, और घरेलू कलह का शिकार हो गया मारवाड़ राज्य। जब जब ये चीजें आती है, मुझे रविंद्रनाथ टैगोर का एक डायलॉग हमेशा याद आता है कि शैतान घर में तभी प्रवेश करता है जब उसे अवसर दिया जाए। ये बातें कही उन्होंने दरअसल अंग्रेजों के संदर्भ में थी, कि उनको अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का मौका कि हम लोगों ने ही दिया था। हमारी आपस में जो फूट, जो कलह हुई, उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। तो वो सब चीजें यहां सटीक बैठती कि जब जब घरेलू कलह होती है तो बाहर का व्यक्ति उसका पूरा लाभ उठाने का प्रयास करता है। तो अब आपस में इनमें झगड़ा हो गया। इसका भाई जो था राम सिंह, उसने खुल्लम खुल्ला विद्रोह कर दिया। तो 1563 की बात है। चंद्रसेन जो है वो अपने भाई के खिलाफ अपनी सेना मेना लेकर के जाता है, उसका पीछा करता है। तो इसका भाई जो था राम सिंह, वो अपनी जान बचा के भागा, चूंकि शाही सेना सब सारी तो किसके पास है, जो मेन सेना है वो तो इसके पास है, चंद्रसेन के पास। वो सामना नहीं कर पाया और वो भाग करके, और उस वक्त नागौर का एक हाकिम था हुसैन कुली बेग, जो कि अकबर का खासम खास, हुसैन कुली बेग। और राम सिंह भाग करके किसके पास चला गया सहायता के लिए, हुसैन कुली बेग के पास चला गया, और कि प्लीज मेरी सहायता करो। हुसैन कुली बेग ने कहा तू 2 मिनट रुक, मैं फोनो फ्रेंड करके आता हूं। हुसैन कुली ने नंबर मिलाया साहब, ट्रिन 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 ट्रिन, कॉल किसने उठाई, अकबर ने। अकबर ने कहा हाँ भाई हुसैन कुली बेग, क्या बात है। क्या साहब वो हस्तक्षेप करने का एक मौका मिल रहा है हमें। भाई 1562 के अंदर आमेर वालों के साथ तो रिश्ता हो ही गया था। अब अकबर चाहता था बाकी राजपुताना के अंदर भी मुझे हस्तक्षेप करने का अवसर मिले, तो अभी तक मिल नहीं रहा था अवसर, लेकिन अब यहां पर अवसर मिलेगा। हुसैन कुली बेग ने कहा कि साहब आपको मारवाड़ जैसी इतनी बड़ी रियासत के अंदर हस्तक्षेप करने का मौका दे रहा हूं मैं। कि क्या हुआ, क्या वो जो बड़ा भाई है राम सिंह, उसने चंद्रसेन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कहा अच्छा अच्छा। तो फिर अकबर कहता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। अकबर ने अपनी सेना भेजी हुसैन कुली बेग के साथ, मतलब अकबर का सपोर्ट मिल गया हुसैन कुली बेग को, यानी सीधी सी बात करें तो राम सिंह को। अकबर ने राम सिंह को कह दिया मैं तेरा सहयोग करूंगा। तो जब अब हुसैन कुली बेग पूरी सेना लेकर के आया, तो मैंने आपको बताया था कि यहां के शासकों के पास में इतनी बड़ी विशालकाय नियमित सेना नहीं होती थी, इनको अक्सर सामंतों और जागीरदारों की सेना पर निर्भर रहना पड़ता था। चंद्रसेन का इधर से फिर यह बात, इधर युद्ध होगा, और जो जोधपुर का किला है वो चंद्रसेन के हाथों से छीन लिया गया। तो 1562 में तो गद्दी पर बैठा है, और 1564 के अंदर ही चंद्रसेन के हाथों से जोधपुर का किला निकल जाता है। उसके बाद चंद्रसेन को दोबारा जोधपुर के दर्शन करने का मौका नहीं मिला, यानी वो दोबारा कभी जोधपुर को जीत नहीं पाया। तो फिर आप कहोगे सर ये 1581 तक जो है ये इसका कालक्रम क्यों आता है, क्या अकबर ने किसी और को शासक बना दिया था यहां का, या और कोई बात है। बात यह थी कि अकबर यह चाहता था कि चंद्रसेन मेरी अधीनता स्वीकार कर लें। अकबर चाहता तो इस राम सिंह को यहां का राजा बना सकता था, इसके बाद, चंद्रसेन के बाद, या चंद्रसेन के जीवित रहते ही, या मोटा राजा उदय सिंह उसको बना सकता था। लेकिन अकबर ने उनमें से किसी को राजा नहीं बनाया। राजा अभी भी यही है चंद्रसेन, और ये जब तक जिएगा तब तक संघर्ष करता रहेगा। तब तक अकबर ने किसी को भी राजा स्वीकार नहीं किया। 1581 में जब इसकी मृत्यु होगी, इसकी मृत्यु के बाद तब जाकर के जो है ये मोटा राजा उदय सिंह को यहां का शासक स्वीकार करेगा, और वो भी 1581 में इसने नहीं कर दिया अकबर ने। वो लगभग 2 साल बाद, 81 के 2 साल बाद 83 के अंदर वो मोटा राजा उदय सिंह को यहां का राजा घोषित कर देता है। तो पहले उसने पूरी कोशिश की थी कि ये मेरे अधीन आ जाए। ले दे के बात यह है कि 1564 के अंदर किसका अधिकार हो गया, यहां पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। चंद्रसेन जो है ये कहां पर चला गया, ये जालोर की तरफ, इधर एक जगह पड़ती है भादराजून। तो ये भादराजून की तरफ चला जाता है। और अब आगे की क्या कहानी है, यहां देखिएगा।
ये जो नागौर है, 1570 के अंदर अकबर यहां पर अपना नागौर दरबार लगाता है। कौन सा दरबार? नागौर दरबार। नागौर दरबार क्यों कहते हैं? क्योंकि नागौर में लगा था। कब लगाया था? 1570 में। अकबर अजमेर था, अजमेर से नागौर पहुंचता है और यहां इसने अपना दरबार लगाया। अब जो बचे कुचे शासक थे, जैसे जैसलमेर का था हर राय, बीकानेर का था कल्याणमल, और कल्याणमल का बेटा आता है राय सिंह, और पृथ्वी सिंह जो कल्याण सिंह के एक ये बेटे थे कल्याणमल के। और ये सब यहां दरबार में आते हैं अकबर के, और यहां आकर के इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। चंद्रसेन का बड़ा भाई था उदय सिंह, वो भी इस दरबार में आएगा और आकर के खुल्लम खुल्ला अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेगा। एक और व्यक्ति आता है जिसके बारे में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या चंद्रसेन 1570 के नागौर दरबार में यहां पर आया था? बिल्कुल आया था। यह चीज ध्यान में रखिएगा। चंद्रसेन, अब आपके दिमाग में यह चीज आती है कि भाई चंद्रसेन क्यों आया होगा? पहली बात तो कि मालदेव ने अपने बाद अपने बेटा तो था चंद्रसेन, इसको उत्तराधिकारी घोषित किया, इसमें योग्यता देख के, यानी योग्यता तो थी इसमें, संघर्ष करने की भी था, वीर भी था। तो फिर ये यहां नागौर दरबार में आता क्यों है, जबकि 64 के अंदर ही जोधपुर पर तो मालदेव का अधिकार हो चुका है। सॉरी, मालदेव का क्या, इसका अकबर का अधिकार हो चुका है। और चंद्रसेन है कभी भादराजून, कभी शिवाना। भाई मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कौन सा दूर कहलाता है? शिवाना। कभी ये शिवाना जाके छिप रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कौन सी पहाड़ियां हैं, कभी वहां जाके छिप रहा है। ये दरबार में आता क्यों है? ये देखने के लिए आया था, ये समझने के लिए आया था कि अकबर आखिर चाहता क्या है। भाई मेरे से तो इन्होंने जोधपुर का दुर्ग है वो 64 में ले लिया था, तो फिर अकबर ने मेरे बाद राम सिंह को या मोटा राजा जो उदय सिंह है उसको शासक बनाया क्यों नहीं है यहां का? क्या मतलब अकबर की नीति क्या है वो? क्योंकि उस वक्त ऐसा तो था नहीं कि फोन है, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे सबको देख लेते थे। ये इसलिए दरबार में आता है देखने के लिए कि आखिर अकबर के दिमाग में चल क्या रहा है। और थोड़ी ही देर के अंदर चंद्रसेन ये समझ गया कि अकबर राजपूतों के खिलाफ ही खड़ा करने की पॉलिसी अपना रहा है। इनके कंधे पर बंदूक रख के इन्हीं के ही विरुद्ध चलाना, राजपूतों की सहायता से ही राजपूतों पर शासन करना, राजपूतों की सहायता से ही राजपूतों को दबाना। चंद्रसेन तेज तरार व्यक्ति था। वो थोड़ी देर के अंदर अकबर की बातों बातों से वो समझ गया कि भाई साहब ये आदमी जो है ये इन्हीं के हमारे ही माध्यम से हम पर ये शासन करेगा। चंद्रसेन कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप वहां से वापस रवाना होता है और रवाना होकर उधर से निकल गया। तो इसको जो मान सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, फिर ये जो है ये भादराजून की तरफ इधर वापस आ जाता है। एक बड़ा और भी घटनाक्रम इसमें महत्वपूर्ण आता है कि 1572 में अकबर ने जोधपुर दुर्ग जो है वो किसे संभला दिया था? किसको संभलाया था? यहां का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? बीकानेर के कुंवर राय सिंह को। राय सिंह से अकबर 1570 में नागौर दरबार में मिल चुका है, और राय सिंह को देख करके अकबर समझ गया था। मैंने आपको पहले भी बताया था अकबर इंसानों का बहुत बड़ा पारखी था। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अकबर को पता चल जाता था कि इस आदमी के अंदर कितना दम है और ये कितना वफादार साबित हो सकता है। जैसे अकबर ने मान सिंह के बारे में समझा था, और वैसे अकबर इस राय सिंह को देख के समझ गया था, बीकानेर के कल्याणमल के बेटे को, कि भाई साहब इस राय सिंह के अंदर दम है, स्वामी भक्ति है, और ये बहुत दूर का व्यक्ति है, ये मेरे बहुत काम आएगा। राय सिंह आपको वैसे भी पढ़ना है। तो 1572 के अंदर जब राय सिंह कुंवर ही है, अभी राजा नहीं बना, अभी राजा कल्याणमल ही है, तो इसके कुंवर रहते ही जोधपुर दुर्ग का प्रशासक किसको किसको बना दिया इसने? रायमल को, सॉरी राय सिंह को। बीकानेर का कुंवर राय सिंह, और बीकानेर वाले भी क्या थे? राठौड़। मैं आपको बता चुका हूं कितनी जबरदस्त पॉलिसी थी अकबर की, जो इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ने राय सिंह को ही जोधपुर का प्रशासक क्यों बनाया? किसी और को भी बना सकता था, जबकि उससे राय सिंह से मिले हुए अभी 2 साल ही हुए हैं। 1517 में ही तो मिला है वो, और जो कल्याणमल है इसने 17 में अधीनता स्वीकार की है। क्यों? क्योंकि अकबर राठौड़ों के माध्यम से ही राठौड़ों को दबाना चाहता था।
भाई बीकानेर वाले भी राठौड़ हैं, इन्हीं जोधपुर वाले से ही तो हैं निकले हुए, तो आपस में सब तो क्या लगे, भाई बंधु। और अकबर ने यहां का किसको बनाया प्रशासक, बीकानेर के राय सिंह को, और उसी राय सिंह के माध्यम से वो किसको दबाना चाहता है, चंद्रसेन को। तो आपस में तो ये अकबर की पॉलिसी थी, और यही चंद्रसेन 1517 के नागौर दरबार में समझ गया था कि अकबर हम ही के माध्यम से हम पर ही शासन करेगा, एक दूसरे में फूट डलाएगा और हस्तक्षेप करेगा और इसी प्रकार से राज करेगा। तो चंद्रसेन के मामला बैठा नहीं और वो आ गया। तो 1572 के अंदर जोधपुर दुर्ग अकबर ने किसको संभलाया, ये राय सिंह को। अब आगे इसकी आगे क्या कहानी है चंद्रसेन की। इसके खिलाफ अकबर कई अभियान भेजेगा। 1574 में भेजेगा जलाल खां कोची को। जलाल खां कोची वो ही तेज बुद्धि वाला व्यक्ति जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने भेजा था, लेकिन वो जलाल खान इस चंद्रसेन के हाथों मारा गया। 1576-77 के अंदर शाहबाज खान के नेतृत्व में सेना भेजता है भादराजून, लेकिन भादराजून पे सेना का अधिकार हो गया मुगल सेना का। वहां से चंद्रसेन फिर आगे सिवाना की तरफ चला जाता है भादराजून से। तो कोई ज्यादा विशेष सफलता इनको प्राप्त नहीं हुई, यानी ये चंद्रसेन को पकड़ नहीं पाए। उसके बाद में जैसे इन्होंने कई बार प्रयास किया और कभी कुछ प्रयास हुआ कभी कई प्रयास हुआ, एक ये शिवाना पे भी हमला करते हैं, तो वहां ये तो मिलेगा नहीं चंद्रसेन। लेकिन मैंने आपको जब ये मालदेव के पुत्र बताए थे उसमें चौथा बेटा बताया था रायमल। उस रायमल का एक बेटा था कल्ला रायमलोथ, बड़ा खतरनाक योद्धा हुआ है वो। तो वो कल्ला रायमलोथ जो है वो फिर यहां पर जो है इनका सामना वगैरह करेगा। तो इस तरह से फिर ये आगे से आगे चंद्रसेन इधर से उधर चलता गया। कोई अकबर को कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती है। मेन उसका उद्देश्य था चंद्रसेन को पकड़ना या अधीनता स्वीकार करवाना, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाया। और फिर लास्ट में पाली में जो सारण के पर्वत हैं सोजत में, वहां इसका अंतिम समय जो निकलता है और 1581 में इसका वहां स्वर्गवास हो जाता है, वहां मृत्यु हो जाती है। जो सारण के पर्वत है वहीं। तो इस तरह राजस्थान में अकबर के विरुद्ध संघर्ष करने वालों में पहला नाम आता है तो वो चंद्रसेन का है, जिसने लगातार जीवित रहते हुए संघर्ष किया। और चंद्रसेन ने ही छापामार पत्ती को अपनाया था, क्योंकि महाराणा प्रताप का अग्रगामी और पथ प्रदर्शक इसीलिए कहते हैं। चंद्रसेन ने भी इसी पॉलिसी को अपनाया, क्या कि हम आमने सामने मुकाबला कर नहीं सकते, तो कहीं अकबर की कोई सेना निकल रही है, कहीं कोई टुकड़ी है, अचानक इनकी आते ही ये और धावा बोल देते पहाड़ियों में पर्वतों में। तब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजपुताना के अंदर अकबर की आंख के दो कांटे कौन से थे, तो वो यही थे चंद्रसेन और महाराणा प्रताप। तो छापामार जो है अब जैसे इसने अपनाया था राव चंद्रसेन ने, तो चंद्रसेन से पहले जो मेवाड़ का शासक था राणा उदय सिंह, उसने भी इसी पॉलिसी को अपनाया था, यानी प्रताप का पापा। तो ये चंद्रसेन के बारे में इतनी चीजें हैं। और अब थोड़ा नोट से हम देख लेते हैं चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन 1562 से 1581। आपके टॉपिक सिलेबस में सिर्फ चंद्रसेन है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। मालदेव अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है चंद्रसेन को। बड़े भाई राम ने विद्रोह कर दिया। राम भाग करके नागौर के हाकिम हुसैन कुली बेग के पास में चला जाता है। 1564 में अकबर का जोधपुर पर अधिकार हो गया। तो चंद्रसेन को दोबारा जोधपुर नहीं मिला है, यह आप ध्यान में रखिएगा इस चीज को। हम लिखते हैं कि मारवाड़ के शासक का समय तो कह देते हैं 1562 से 81, लेकिन हकीकत के अंदर 1564 के बाद में चंद्रसेन को जोधपुर दोबारा देखने का अवसर ही नहीं मिला। इसके बाद अकबर का 1570 का नागौर दरबार, बीकानेर से कल्याणमल, जोधपुर से उदय सिंह, चंद्रसेन, जैसलमेर से हर्राज या हर्राय, ये सब आते हैं। और यहां देखिएगा दरअसल इन्होंने अपनी कन्याओं का विवाह भी किया था। कल्याणमल जो है वो भी अपने कन्या का विवाह, हालांकि कहते हैं कल्याणमल ने अपने भाई की बेटी का विवाह किया था अकबर के साथ, लेकिन वही है, वो बेटी तो बीकानेर की हो गई।
और ये जो था जैसलमेर का हर राय, ये भी अपनी बेटी का विवाह करता है इसके साथ, अकबर के साथ। तो सबने वैवाहिक रिश्ते स्थापित किए। उदय सिंह का भी आएगा, यह भी बाद में अपनी बेटी का विवाह करेगा जहांगीर के साथ भविष्य में। तो सब वैवाहिक रिश्ते स्थापित होते हैं। तो ये जो 1570 का नागौर दरबार है, ये मारवाड़ के लिए परतंत्रता की कड़ी कहा जाता है। परतंत्रता की कड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसी दरबार में चंद्रसेन माहौल अपने अनुकूल ना देकर भादराजून चला जाता है, तब अकबर भादराजून पर आक्रमण करता है और चंद्रसेन फिर सिवाना चला जाता है। तो यहां क्योंकि 1570 से पहले अकबर भी यह सोच रहा था कि अगर चंद्रसेन मेरे पास में आके अधीनता स्वीकार कर ले, और कहीं ना कहीं उसका नागौर दरबार लगाने का उद्देश्य भी यह था कि भाई राजपुताना के जितने भी शासक हैं वो मेरा यहां आ जाए, जो यहां आ जाएगा सीधी सी बात है वो मेरी अधीनता मान ली, और जो नहीं आता है या नहीं मानता है सीधी सी बात है आज के बाद फिर आमने सामने की लड़ाई करने के लिए तैयार रहे। तो चंद्रसेन भी जाता है, लेकिन ये इसको नहीं लगा सही, ये वापस वहां से रवाना हो गया। और यहीं से अब अकबर ने बिल्कुल कह लिया कि अब चैन की सांस इसको नहीं लेने दूंगा। और तभी आप देखिएगा 1570 के बाद में ही अकबर चंद्रसेन के खिलाफ अभियान भेजेगा, एक के बाद एक। तो मैंने आपको बताया था 74 में इसने जलाल खान भेजा था, जलाल खान कोची। तो उस कोची को मार गिराया चंद्रसेन ने। क्षेत्र में अकबर का सिवाना पे अधिकार हो जाता है, सिवाना को भी जीत लिया। 1581 में चंद्रसेन की सारण की पहाड़ियों सिंचियाई गांव में मृत्यु हो जाती है, पाली में है ये, 11 जनवरी को 1581। तो ये आप ध्यान में रखिएगा जो डेट वगैरह हैं। चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा, मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भूला बिसरा क्यों कहते हैं? क्या अब आपसे ये मैं पूछूं कि चंद्रसेन के बारे में बहुत सी बातें बताओ, कि जैसे चंद्रसेन के घोड़े का क्या नाम था, हाथी का क्या नाम था, ऊंट का क्या नाम था, भाले का कितना किलो वजन था, किसका क्या था, क्या चीजें, क्या बता पाओगे? नहीं, क्योंकि इतिहासकारों ने ही नहीं लिखा है। इतिहासकारों ने भुला दिया है किसको? चंद्रसेन को। आप देख सकते हैं कि मैंने महाराणा प्रताप जब आपको पढ़ाया था तो कितना डिटेल में कितनी चीजें थी, लेकिन चंद्रसेन के बारे में चीजें इतिहासकारों ने लिखी ही नहीं है। तो इसलिए इसको भुला बिसरा कहते हैं कि इतिहासकारों ने भुला दिया है चंद्रसेन को, इस पर ज्यादा गौर ही नहीं किया इन्होंने। तो इसलिए, और मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक कहते हैं। चंद्रसेन के पास धन की कमी के कारण महाजनों को लूटना शुरू कर दिया, जिससे वह जनता में अलोकप्रिय हो गया। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि चंद्रसेन शीघ्र ही जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गया था। भाई जोधपुर 1564 से ही इसके पास नहीं था, और जो आदमी इधर उधर पहाड़ियों में लगातार घूमेगा उसके पास पैसा कहां से आएगा? और बिना पैसे के सेना कैसे बनेगी? भाई सेना आएगी तो उसको सर्विस, जब सेना के लोग इकट्ठे करोगे तो उन्हें महीने की सैलरी भी दोगे या कुछ तो दोगे, वो दोगे कहां से? बिना पैसे के सेना भी नहीं बनती है। और पैसा कहां से आता है? टैक्स। अब टैक्स लोगे कहां से जब आपका अधिकारी नहीं हो क्षेत्र में? भाई जोधपुर आपका मेन गढ़ है, किला है, लेकिन जब आप वहां के राजा हो ही नहीं, आपका शासन ही नहीं है, शासन अब जोधपुर पे किसका है? मुगलों का। तो टैक्स आपको देगा कौन? और टैक्स नहीं होगा तो पैसा आएगा नहीं, पैसा नहीं आएगा तो सेना नहीं बनेगी, सेना नहीं बनेगी तो सामना करोगे कैसे? महाराणा प्रताप के पास भामाशाह था, लेकिन चंद्रसेन के पास कोई भामाशाह नहीं था। तो चंद्रसेन के पास जब धन की कमी हुई तो इसने जो सेठ वगैरह थे, अमीर, उनको लूटना शुरू कर दिया। तो वो नाराज हो गए कि यार ये तो हमको लूट रहा है। तो शीघ्र ही जनता के बीच में अलोकप्रिय हो गया चंद्रसेन। देखिए, जनता खुद कोई सहयोग नहीं करती है कि हमारा राजा है, ये आजादी के लिए लड़ रहा है, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा पैसा दे दें ताकि इसको सहायता मिल जाए। कोई जनता ऐसे सहयोग नहीं करती है, उनको कोई लेना देना नहीं है स्वतंत्रता से। हमारा घर चलना चाहिए, बस इसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये जनता में अलोकप्रिय हो जाता है।
प्रताप के राज्याभिषेक में चंद्रसेन भी गया था। जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है, मैंने आपको बताया था कहां, कुंभलगढ़ में, जो राज्याभिषेक समारोह मनाया गया था वहां पर, तो चंद्रसेन भी जाता है राज्याभिषेक में। यह पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। 1572 में बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। वेरी वेरी मोस्ट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यह पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अकबर ने 1574 में जलाल खान और 1576-77 में शाहबाज खान को चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा था। तो ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है, आप ध्यान में रख लेना। जलाल खान जो है वो चंद्रसेन को हाथों मारा गया था। बुद्धि तेज थी, बोलने में बहुत तेज था, लेकिन जब आमना सामना होगा तो क्या निकालनी पड़ेगी, तलवार। तो तलवार से वो बैठा नहीं मामला, जलाल खान की मृत्यु हो जाती है। नोट, 1581 से 83 तक जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था, क्योंकि 81 से 83 के दौरान कोई भी वहां का राजा उस समय नहीं था। तो अकबर 1581 तक तो राजा मानता है चंद्रसेन को, और वो पूरी जिंदगी यही कोशिश करता रहा कि यह अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन इसने नहीं की। और खालसा का मतलब होता है डायरेक्ट केंद्र के नियंत्रण में। तो 2 वर्षों तक खाली बीच में रहा, कोई राजा नहीं था इस समय यहां का, मतलब नाम का भी राजा नहीं था कोई। 1581 तक जो ये राव चंद्रसेन है, ये नाम का तो राजा था 64 के बाद, लेकिन बीच में कोई राजा नहीं था। 83 के अंदर फिर अकबर ने उदय सिंह को, यानी जो चंद्रसेन का बड़ा भाई था, मोटा राजा उदय सिंह को यहां का राजा स्वीकार कर लिया। तो फिर उसने अपनी बेटी थी उदय सिंह ने, उस बेटी का विवाह कर दिया किसके साथ, जहांगीर के साथ। और उसी बेटी की संतान जो है वो था शाहजहां, खुर्रम। खुर्रम भी भविष्य में शाहजहां के नाम से शासक बनता है। तो मित्रों, ये चंद्रसेन का जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट होता है। और अब जो है दिवाली का समय है, और आप आराम से छुट्टी वगैरह जो है मनाइए, अपने घर में एंजॉय कीजिए। और हम भी जो है वो भी दिवाली को जो है मनाएंगे, एंजॉय करेंगे। और काम जो है घर में इधर उधर गांव में, तो आराम से रिफ्रेश हो जाइए, आराम से एंजॉय कीजिए दिवाली को, और खूब लोगों से मिलिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास है वो फिर आपकी मंडे से कंटिन्यू होगी। तो अब आपकी छुट्टी है संडे तक, यानी 7 तारीख तक जो है वो आपकी छुट्टी है। 8 तारीख से मंडे से, सोमवार से जो है वो कंटिन्यू आपकी रेगुलर क्लास होगी। तो 4-5 दिन के बीच में छुट्टी है, आप आराम से अपना समय एंजॉय कीजिए। 8 तारीख से आपकी कंटिन्यू आगे क्लास होगी, 8 तारीख से हम मिलेंगे। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही आशा है कि अगली दिवाली तक अगर सेकंड ग्रेड का इनका एग्जाम हो जाता है तो आप सिलेक्ट हो जाओ, और अगली दिवाली आपके लिए बहुत अच्छी दिवाली बन करके आए। तो आज की क्लास में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।